बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स, यूनिट 3 में आज का हमारा टॉपिक है संसद, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। संसद को भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका भी कहा जा सकता है और भारत में संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इसके 2 सदन हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। भारत में राष्ट्रपति और 2 सदन, लोकसभा जो निम्न सदन है और राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, इन 3 से मिलकर संघीय व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया है। भारत में संसदात्मक लोकतंत्र है और उसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में समन्वय किया गया है। इसलिए राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग माना गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। भारतीय संविधान में संसद को संवैधानिक स्थिति किस प्रकार दी गई है, क्या हमारी संसद संप्रभु है या नहीं, ये एक प्रमुख प्रश्न था। और भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति के बीच के मार्ग को अपनाया गया है। जैसा कि अगर हम ब्रिटेन में देखें तो वहाँ संसद की सर्वोच्चता है और अमेरिका में वहाँ की जो संघात्मक व्यवस्था है वह होने के कारण वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है और इसलिए जो भी वहाँ की व्यवस्थापिका कानून बनाती है, सर्वोच्च न्यायालय उसको चुनौती दे सकता है। अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है और ब्रिटेन में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाया गया है, जिसके द्वारा भारत में संसदात्मक सर्वोच्चता के साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन को भी अपनाया गया है। अर्थात जो हमारी संसद कानून बनाती है, यानी व्यवस्थापिका जो भी कानून बनाएगी वो सर्वमान्य होंगे, लेकिन यदि संविधान विरुद्ध यदि कोई कानून बनता है तो भारत में न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उस पर सीमा लगा सकती है, उसको कानून को रद्द भी कर सकती है। इस प्रकार हमने ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति के बीच के मार्ग को अपनाते हुए संसदात्मक प्रणाली को अपनाया है। भारतीय संसद की प्रभुसत्ता पर कुछ सीमाएं हैं। जैसे भारतीय संसद के ऊपर एक सीमा है कि हमारा संविधान लिखित और कठोर संविधान है और संसद की प्रभुसत्ता संविधान के लिखित प्रावधानों के द्वारा सीमित है और अनुच्छेद 245(1) के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार ही कर सकती है। दूसरा जो सीमा है वह है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान संसद को प्रभुसत्ता प्रदान नहीं करता, वरन यह संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है और इसलिए संविधान को संसद की प्रभुसत्ता से ज़्यादा सर्वोच्च माना गया है। तीसरा, संघात्मक व्यवस्था, और इसके कारण राज्य सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित हो जाती है, क्योंकि जहाँ संघ सूची से संघ सरकार कानून बना सकती है तो राज्य सूची के विषयों पर राज्य की सरकारें भी कानून बना सकती हैं और इस तरह शक्तियों के बंटवारा, शक्तियों के विभाजन के कारण, जो कि संघात्मक शासन की एक प्रमुख विशेषता है, यह भी संसद की शक्ति पर सीमा लगाती है। मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन के कारण भी संसद की शक्तियों पर सीमा लग जाती है, क्योंकि संसद कोई भी ऐसे कानून
निर्माण नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो। और साथ ही संसद द्वारा बनाए गए कानून यदि संविधान विरुद्ध हैं तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उनकी जांच कर सकते हैं, और यदि संविधान का उल्लंघन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। इसलिए मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की भी सीमा हम भारतीय संसद के ऊपर देखी जा सकती है। फिर राजनीतिक सीमाएं भी हैं, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से संसद लोकमत के प्रतिकूल विधियों का निर्माण नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय कानून का समुचित सम्मान करना होता है। संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का भी नियंत्रण है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है। तो इस प्रकार भारत की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में संसद को बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, लेकिन ये कुछ सीमाएं हैं जिसके द्वारा संसद की शक्तियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है, मर्यादा उसकी देखी जा सकती है। और इसलिए भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु या अत्यधिक शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता, उससे कम है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संसद के क्या प्रमुख कार्य हैं, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, भारतीय पार्लियामेंट क्या फंक्शंस और क्या पावर्स रखती है। इसमें यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण काम, क्योंकि संघीय व्यवस्थापिका है इसलिए व्यवस्थापन संबंधी प्रमुख शक्ति इसको प्राप्त है। संसद को संघीय सूची, संवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। संघीय क्षेत्र के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होती है, और यदि आपातकाल है तो उस समय राज्य सूची के विषय पर भी ये कानून बना सकती है। इसके साथ ही दूसरी शक्तियां हैं वित्तीय शक्तियां। संविधान के द्वारा संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण संसद का होता है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव, अनुदान की मांगे संसद ही स्वीकृत करती है, और विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर लगाया जा सकता है न कर एकत्र हो सकता है। तो इसलिए जो भी बजट संबंधी काम है, वित्त संबंधी, राष्ट्रीय वित्त संबंधी, व्यय और आय संबंधी कार्य हैं, उसके संबंध में संपूर्ण शक्तियाँ भारतीय संसद को प्राप्त हैं। तीसरी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। भारत में चूंकि संसदात्मक प्रणाली है इसलिए मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, और प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्ता में सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। संसद कई तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है, जैसे संसद सदस्य अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा सरकार पर नियंत्रण करते हैं, और इसीलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसके साथ ही संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, और उसमें संशोधन के लिए भी वो आवाज़ उठा सकते हैं। फिर है राज्यों से संबंधित शक्तियाँ। भारतीय संविधान में संसद को ये अधिकार है कि वो राज्य की इच्छा के बिना वह उनकी सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है, और किसी राज्य का अस्तित्व भी समाप्त कर सकती है। साथ ही संसद भारतीय नागरिकता के नियमों का निर्धारण भी कर सकती है। इसके बाद एक शक्ति है संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ। भारतीय संविधान में संसद को ये अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है, और इसमें संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, और साधारण और विशिष्ट दोनों प्रकार की संशोधन प्रणाली के द्वारा संसद के दोनों सदन मिलकर संविधान में संशोधन की शक्ति रखते हैं। फिर निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां दी गई हैं, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं ये। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी कर सकते हैं। इसके बाद महाभियोग संबंधी शक्तियां हैं।
संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है यदि राष्ट्रपति ने कोई संविधान विरुद्ध कार्य या राष्ट्र विरोधी कार्य किया है तो। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी संसद महाभियोग लगा सकती है और यदि महाभियोग पारित हो जाता है संसद के दोनों सदनों में तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार अगर यदि हम देखें तो ये भारतीय संसद की विभिन्न शक्तियां हैं, इसके अत्यधिक कार्य विस्तृत कार्य हैं और ये संसद लोकप्रिय भावना को प्रदर्शित करने वाली संस्था है जिसमें संपूर्ण जनता का मत निहित होता है और संसद जो है एक मूलभूत संस्था के रूप में भारत में कार्य करती है। तो इसके आधार पर हमने देखा कि भारतीय संसद और की प्रमुख कार्य और शक्तियाँ एवं सीमाएं कौन कौन सी हैं।